इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियोस ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दी है। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार मिसाइल को मदीना स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आ गया है। वीडियो में आसमान में गोला जाता हुआ नजर आ रहा है और आगे जाकर गायब हो जाता है। इस दौरान लोगों की भी नजरें आसमान पर टिक जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में ही उड़ा दिया। हूती के लड़ाकों ने बनाया मदीना को निशाना। अब तक आई खबरों के मुताबिक सऊदी अरब को आशंका है कि इस मिसाइल अटैक के पीछे हूतियों का हाथ हो सकता है। इस शक की वजह हूतियों और सऊदी अरब के बीच पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। यमन की गृहयुद्ध के दौरान सऊदी अरब ने हूतियों का विरोध किया था, तभी से हूती लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते आए हैं। अगस्त 2012 में हूतियों ने सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था और हाल के दिनों में भी कई रॉकेट्स और मिसाइलें सऊदी अरब की तरफ दागे जाने की बातें भी सामने आई हैं। माना जा रहा है कि हालिया मिसाइल अटैक दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का ही नतीजा है। 2016 में भी मक्का को निशाना बनाया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2016 में भी मक्का को निशाना बनाया गया था। तब सऊदी अरब ने पवित्र शहर मक्का के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था, जिसे कथित तौर पर हूती विद्रोहियों ने दागा था। हालांकि उस समय के हूती नेता ने इस बात से इनकार किया था कि मिसाइल मक्का को निशाना बनाकर दागी गई थी। अब इस ताजे हमले को लेकर अभी तक तो हूतियों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अभूतपूर्व है मक्का और मदीना की सुरक्षा। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय के अनुसार मल्टी लेयर सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 2022 में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए $3.5 अरब के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में सऊदी अरब को 300 रेथियन पैट्रियट MIM-104E GEMT मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कितना असर था? MIM-104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को पहचानने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है। इसके PAC-3 वेरिएंट में एडवांस रडार और इंटरसेप्टर शामिल हैं, जो हाई स्पीड लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। इस प्रणाली की मैक्सिमम स्पीड करीब 160 किलोमीटर और ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरने वाले लक्ष्यों को भेज सकती है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद योजना पर हस्ताक्षर कर एक बार फिर इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को नई दिशा दी है। इस दस्तखत ने न सिर्फ सीज फायर के सवाल पर ग्रहण लगा दिया है, बल्कि गजा और फिलिस्तीन के अस्तित्व पर भी एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक इसराइली बस्ती बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत वेस्ट बैंक का भौगोलिक विभाजन हो सकता है, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाएं और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। नेतन्याहू ने माले अदुमिम बस्ती में आयोजित एक समारोह में कहा, हमने वादा किया था कि कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा और ऐसा होगा ही नहीं। ये भूमि इसराइलियों की है। हम अपनी विरासत और अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। ये क्षेत्र हमारा है और हम इसे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीखी प्रतिक्रियाओं को उकसाया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश टू स्टेट सॉल्यूशन को मिडिल ईस्ट में शांति का आधार मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के पूर्वी हिस्से में यरूशलेम के निकट 3400 से ज्यादा नई आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामल्ला जो वेस्ट बैंक के उत्तर में स्थित है और बेथलेहम जो दक्षिणी हिस्से में वेस्ट बैंक स्थित है, वो इस बस्ती के बनने के बाद दोनों इलाकों के बीच अंतिम प्रमुख भौगोलिक संपर्क को काट देगा। नतीजतन वेस्ट बैंक दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता नष्ट हो जाएगी। ये योजना पूर्वी यरूशलेम, जिसे फिलिस्तीनी अपनी प्रस्तावित राजधानी मानते हैं, उसको भी वेस्ट बैंक से अलग कर देगी।
ये पहली बार नहीं है जब ये योजना चर्चा में हो। ये योजना 2 दशकों से विचाराधीन थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण इसे बार बार रोका गया। अगस्त 2025 में इसराइल की उच्च योजना समिति ने इसे मंजूरी दी और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से इस पर दस्तखत कर दिए। इसराइल के कैबिनेट मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि ये योजना वेस्ट बैंक में इसराइली संप्रभुता को मजबूत करेगी। वहीं नेतन्याहू सरकार ने इसे फिलिस्तीनी राज्य के विचार को कब्र में दफनाने वाला बताया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इसराइली बस्तियां अवैध हैं। जेनेवा कन्वेंशन का 4था अनुच्छेद कब्जे वाली भूमि में अपनी नागरिक आबादी को ट्रांसफर करने पर रोक लगाता है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया था। वर्तमान में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 7 लाख से ज्यादा इसराइली बस्तीवासी रहते हैं, जो फिलिस्तीन की 30 लाख से ज्यादा आबादी के लिए चुनौती है। हालांकि इसराइल किसी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता। वास्तव में वो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नहीं मानता। जानकार मानते हैं कि इसराइल का बस्ती बसाने वाला ये कदम इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग कर सकता है, खासकर जब कई देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं। गजा युद्ध और वेस्ट बैंक में तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दुनिया की महाशक्तियों ने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद 4 इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इस्राएली सेना आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। आईडीएफ का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इस्राएली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट बताती है, अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इसराइल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इसराइल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है।
है।